जोहार सभी को। चुनाव का महापर्व चल रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। विभिन्न पार्टियां, विभिन्न नेता लोग विभिन्न विभिन्न वादे कर रहे हैं। कोई कह रहा है हमने देश के लिए ये किया, देश के लिए वो किया, लेकिन सही मायने में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जिन मुद्दों में चुनाव होना चाहिए, वो मुद्दे गायब हैं। सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो से गायब हैं। सभी पार्टियों के, सभी नेताओं के सूची से गायब हैं। वो मुद्दा क्या होना चाहिए, हम आज उसी विषय पर बात करेंगे। हमारा मुद्दा जो होना चाहिए, जो पहला मुद्दा होना चाहिए, वो शिक्षा होना चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारे हिसाब से स्वास्थ्य होना चाहिए और तीसरा रोजगार होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम रोजगार पर ही बात करेंगे कि किस तरह से दोनों पार्टियां, चाहे एनडीए गठबंधन की बात हो, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो, दोनों ने किस तरह से युवाओं को ठगा है, छला है और किस तरह से बेरोजगारी को एक दंश दिया है। सरकारें किसी की भी आती हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कथन था कि सत्ता आते जाते रहेगी, वही वाला हाल है। कभी ये राज भोगता है, कभी वो राज भोगता है, कभी एनडीए राज भोगता है, कभी इंडिया राज भोगता है। और यहाँ जो दंश झेलता है, जो गरीबी का दंश झेलता है, जो बेरोजगारी का दंश झेलता है, वो यहाँ का युवा पीढ़ी झेलता है, यहाँ की जनता झेलती है। तो अपनी बातों की शुरुआत दो लाइन से करेंगे। आदम गोंडवी जी का लाइन है कि पढ़ लिख कर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाजारों में, पढ़ लिख कर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाजारों में, अनपढ़ नेताओं के अनपढ़ बेटे बैठे हैं सरकारों में। आगे आदम गोंडवी जी और कहते हैं कि जिस्म क्या है रूह तक खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी का चेहरे का हताशा देखिए, उस युवा पीढ़ी का चेहरे का हताशा देखिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेरोजगारी होता है क्या। देखिए, बेरोजगारी वो होता है जो भी प्रोडक्शन का कार्य होता है या उत्पादन का कार्य होता है, उसमें किसी व्यक्ति का संलग्न नहीं होना या व्यक्तियों का, अधिक से अधिक व्यक्तियों का संलग्न नहीं होना, शामिल नहीं होना, बेरोजगारी कहलाता है। बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी उसे कहते हैं जब कोई आदमी अपनी इच्छा से बेरोजगार रहता है, यानी वो काम करना नहीं चाहता, काम मिलता है पर काम करना नहीं चाहता, उसको कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी वो है जो आदमी काम करना चाहता है पर उसको रोजगार नहीं मिलता है, और हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो है वो अनैच्छिक बेरोजगारी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी युवा पीढ़ी जो है काम करना चाहती है पर उसके रोजगार मिलता ही नहीं, और अगर रोजगार मिल रहा है तो उसके लायक नहीं मिलता है। अनैच्छिक बेरोजगारी में एक और बेरोजगारी आती है जिसको कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी वो होता है जो युवा पीढ़ी पढ़ लिख लेता है और उसको उस लायक का काम नहीं मिलता है। जैसे इस तरह से इस विषय को समझिएगा। समझना इस तरह से है कि मान लीजिए कोई युवा है जो बीटेक किया हुआ है और उसे बाद में पता चलता है कंपनी में उसको आईटीआई होल्डर या फिर डिप्लोमा स्तर का काम मिल रहा है और उस काम को वो कर रहा है, तो इसको कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। मतलब शिक्षित है और वो बेरोजगार है और पढ़ लिख कर बैठा हुआ है। कोई आईटीआई कर रहा है लेकिन वो लेबर कुली का काम कर रहा है। ये अनैच्छिक बेरोजगारी हुआ, ये शिक्षित बेरोजगारी हुआ। अनैच्छिक बेरोजगारी में आता है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो है ये एक केवल झारखंड के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए एक बहुत जटिल समस्या बन गया है, बहुत ज्यादा जटिल। आज हमारे पूरा भारत में अगर बेरोजगारी की बात किया जाए तो जहां 142 करोड़ पॉपुलेशन हो चुका है, जिसमें माना जाता है कि 6.8%, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये फॉर्ब्स एक पत्रिका है, एक समाचार पत्र है जो अमेरिका की फॉर्ब्स पत्रिका है, उसका रिपोर्ट है कि भारत की जो बेरोजगारी दर है वो 6.8% है। यानी आप 6.8% बेरोजगारी दर आप निकाल लीजिए। अगर आप 142 करोड़ में निकालते 6.8% को कितना बेरोजगारी होता है, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। अब इतना बेरोजगार होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी पार्टियां जुमला हाँक रही है कि हमने इतना रोजगार दिया, हम ये कर रहे हैं, हम लाखों युवाओं को 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जिसका मुंह में जो आ रहा है वो घोषणा कर दे रहा है। कोई 20 करोड़, कोई 10 करोड़, इस तरह का घोषणा कर दे रहा है। अभी तेजस्वी यादव का एक बयान सुन रहे थे, वो गलत से उनका बयान निकल गया था या जानबूझ के उन्होंने कहा कि हम 10 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अरे भैया, 10 करोड़ तो बिहार की पॉपुलेशन है, आप उसको 10 करोड़ कैसे नौकरी दीजिएगा? तो मतलब कोई भी कुछ भी बोल के चल रहा है। यही मोदी जी पिछले बार कितना वादा किए थे कि हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे, और इनके आंकड़े उठाकर देख लीजिए 5 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इन्हीं के ऐसे में बढ़ रहा है।
और क्या कर रहे हैं, बाद में सरकारी नौकरियां तो इन्होंने खत्म ही कर दिया लगभग। सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला भारत में अगर कोई प्लेटफॉर्म था तो वो सबसे बड़ा, अगर नौकरी देने वाला नियोक्ता जो कोई है तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था रेलवे। पर रेलवे को इन्होंने क्या किया, ये मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया। चाहे सफाई की बात हो, चाहे वो और कर्मचारी लेने की बात हो, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मतलब कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं किस तरह से ये लोग बेरोजगार कर रहा है, किस तरह से ये लोग हटा रहा है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय को रेलवे 60,000 महीना देती है, 60,000 में अभी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। अब वही एजेंसी वही काम को करवा रही है 8,000 में। वो 60,000 में 8 घंटा काम करता था व्यक्ति, जिससे उसका घर परिवार का, इंश्योरेंस का, पीएफ का, डीएफ का, उसका क्वार्टर का बहुत सारा फैसिलिटीज रहता था, स्वास्थ्य का सुविधाएं रहती थी अलग अलग प्रकार की। लेकिन वही काम को जो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद वही 8,000 मिलता है और किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं रहती है, किसी प्रकार की, ना पारिवारिक सुरक्षा है, ना सामाजिक सुरक्षा है, ना स्वास्थ्य सुरक्षा है, ना रिटायरमेंट की सुरक्षा है, किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं। मतलब कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो एक व्यक्ति जहां सरकारी एम्प्लॉय खटता था, वहां अब 6 व्यक्ति को खटाया जा रहा है। ये तो मोदी का ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इस पर बात किया जाए तो घंटों समय, दिन बीत जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। पर चलिए अभी हम देश की बेरोजगारी को हम छोड़ते हैं, हम आते हैं अपने राज्य की बेरोजगारी पर, यानी झारखंड की हम बात करते हैं। झारखंड का पॉपुलेशन माना जाए 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ में झारखंड की बेरोजगारी दर जो था 2019 में 12% थी, रघुवर दास के कार्यकाल में, यानी कम नहीं थी, 12%। 12% से बढ़कर ये हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हो गया है टोटल झारखंड की 17.5%, यानी 18% मान लिया जाए। 18% को अगर 3.5 करोड़ की आबादी से अगर निकालते हैं, परसेंटेज अगर निकालते हैं, तो यहाँ 60 लाख युवा पीढ़ी जो है बेरोजगार है। 60 लाख, चलिए 60 लाख को भी काट देते हैं, अगर 20 लाख हम हटा भी देते हैं तो 40 लाख लोगों को रोजगार की जरूरत है। और यही सरकार के आंकड़े, यही झारखंड सरकार के आंकड़े जो हैं, कार्मिक विभाग के आंकड़े कहती है, कार्मिक विभाग जो झारखंड सरकार कोई भी वैकेंसी या नौकरी निकालने के लिए कार्मिक विभाग से डाटा मांगती है। कार्मिक विभाग का कहना था कि कोरोना काल में 9,95,000 लोगों को हम लाए थे, वापस लाए थे, यानी 9,95,000 जो लोग हैं, वो झारखंड सरकार के आंकड़े, हमारे नहीं। उन्होंने कहा 9,95,000 को हम प्रवासी मजदूरों को हम झारखंड को लाए थे, यानी जो आए और जो सरकार के लिस्ट में चढ़ा, ये तो वो आंकड़े हैं। जो आए और जिनका लिस्ट में नहीं चढ़ा, यानी मोटा मोटी अगर माना जाए तो 15 से 20 लाख लोग जो हैं हमारे झारखंड से पलायन कर गए हैं, झारखंड से पलायन कर गए हैं, झारखंड से बाहर चले गए। अन्य राज्य में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तो गए ही गए हैं, अन्य देशों में भी, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, बहुत सारे प्रवासी मजदूर हमारा वहां पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर दिन किसी ना किसी एक प्रवासी मजदूर का, एक विदेशी प्रवासी मजदूर का हमारा जो है वो लाश हमारे घर आने झारखंड में आ रहा है। क्यों? इलाज के कारण, वहां भी बहुत सारे अभाव के कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है। उनका परिवार सोच रहा है कि हमें वो रोजगार करने गया है, पर रोजगार नहीं, उसकी लाश वापस आती है। ये तो झारखंड की दुर्दशा है। अब हम बात करें कि हमारे साथ राज्यों की स्थिति की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर देखा जाए तो पूरा भारत में राजस्थान में है, जहां बेरोजगारी 26.4% के पास है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में, जहां 23.3% है। उसके बाद आता है बिहार का नंबर। बिहार में बेरोजगारी दर 17.6% है और झारखंड में 17.5%, यानी बिहार में बेरोजगारी दर 17.6% और झारखंड में बेरोजगारी दर 17.5%, यानी 0.1% कम। हम बिहार बेरोजगार है, हम समझ सकते हैं, काहे कि उसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, इतना मिनरल्स नहीं है, खनिज नहीं है, संपदा नहीं है, वो बेरोजगार है, हम समझ सकते हैं। लेकिन झारखंड के इतना युवा पीढ़ी बेरोजगार क्यों है, ये तो हमके आज से समझ से परे है। क्यों? सारे संसाधन हैं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, भरे पड़े हैं, जहां 40% खनिज होते हुए 42% गरीबी। सोच सकते हैं इस राज्य की क्या दुर्दशा है, क्या दशा है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। आप सोच के जरा देखिए। झारखंड को हम मान सकते हैं, झारखंड के पास उतना साधन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, खनिज नहीं है, इंडस्ट्री लगाने के लिए रॉ मटेरियल्स नहीं है, बट हमारे झारखंड में तो है। झारखंड में तो सारे चीज प्रचुर मात्रा में, फिर भी झारखंडी बेरोजगार है, फिर भी झारखंड के युवा पीढ़ी दर पीढ़ी ठोकरे खा रहा है, खाते जा रहा है। उसका बाप बेरोजगार था, उसका बेटा बेरोजगार हुआ, उसका नाती पोता बेरोजगार, पीढ़ी दर पीढ़ी बेरोजगारी। ये समझने वाला विषय है। कितना बड़ी बात है, कितना दुख की बात है
कितना पीड़ा की बात और कितना शर्म की बात है कि झारखंड का सबसे बेरोजगारी, ये तो वही बात हो गया ना, जैसे भारत पाकिस्तान से अच्छा है वैसे झारखंड केवल बिहार से अच्छा है। वो भी बिहार से कहाँ अच्छा है, बिहार से तो निचले स्तर पर चला गया है। तो मैं 2023 का आंकड़ा बता रहा हूँ, 2024 का अगर आंकड़े आएंगे तो हमको लगता है बिहार को भी बेरोजगारी दर में क्रॉस कर जाएगा झारखंड। और वही इनके साथ अलग हुआ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। विश्वास कीजिएगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी 0.8% है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये CMIE के आंकड़े हैं, CMIE के आंकड़े हैं। इसका फुल फॉर्म आप निकाल सकते हैं जाके गूगल पे। CMIE के आंकड़े कहते हैं कि उत्तराखंड में 0.8% बेरोजगारी है। और हमारे पड़ोसी राज्य जो हमारे साथ अलग हुआ, 2000 में अलग हुआ, वो छत्तीसगढ़ में भी 0.8% बेरोजगारी है। मैं आंकड़ों के डाटा भी मेरे पास है, चाहे तो मैं वो भी दिखा सकता हूं। तो ये झारखंड की दशा, ये दुर्दशा क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है? केवल एक अच्छा गुड गवर्नेंस नहीं होने के कारण, एक अच्छा नीति निर्माता नहीं होने के कारण। हम क्या कर रहे हैं, जब भी चुनावी माहौल आता है, जब भी चुनाव का समय आता है, हम कभी ये चीजें मुद्दा बनाते ही नहीं। कभी स्वास्थ्य को मुद्दा बनाते ही नहीं, कभी शिक्षा को मुद्दा बनाते ही नहीं, कभी रोजगार को मुद्दा बनाते ही नहीं। क्या मुद्दा बनेगी हमारे यहाँ? धर्म मुद्दा बनेगी, राष्ट्रवाद मुद्दा बनेगी, जातीयता मुद्दा बनेगी, परिवारवाद मुद्दा बनेगी। भैया, जब जाति के नाम पर वोट कर ही रहे हो, धर्म के नाम पर वोट करते हो, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट करते हो, परिवारवाद के नाम पे वोट करते हो, और बाद में जब वोट खत्म होता है, इलेक्शन खत्म होता है, तब कहते हो कि हमारा बेटा बेटी का सही से पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, हमारा बेटा बेटी का सही से इलाज हो ही नहीं रहा है, हमारा बेटा बेटी को नौकरी मिली है। तो कहां से मिलेगा भैया? अपना मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ेगा। एक किसी के जाग जाने से या एक संप्रदाय, एक लिंग, एक धर्म को जाग जाने से नहीं जगेगा। ये पूरा समस्त झारखंडियों को जागना पड़ेगा, समस्त भारतवासियों को जागना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए। ये लोग जानबूझ के, कभी आप लोगों ने जनता से, कभी भी नेताओं से, कभी आप लोगों ने शिक्षा की मांग किया ही नहीं, तो शिक्षा मिलेगा कहां से? आपने कभी रोजगार का मांग किया ही नहीं, तो रोजगार मिलेगा कहां से? आपने कभी स्वास्थ्य का मांग किया ही नहीं, तो स्वास्थ्य मिलेगा कहां से? आपने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया, राष्ट्रवाद आपको मिल रहा है, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े रहिए, ढकोसला राष्ट्रवाद मिल रहा है। राष्ट्रवाद का सही अर्थ मायने हम लोग को नहीं पता कि राष्ट्रवाद है क्या। आपने जातीयता के नाम पे वोट किया, जातीयता आपको जात का जीत गया, जात का कूटे लूटे पीटे, उससे क्या मतलब? इसलिए परिवारवाद को आप ढो रहे हैं। हमारे मेंटलिटी में ये बहुत बड़ा हावी है। पूरा भारत के इतिहास में और झारखंड के इतिहास में अगर दृष्टि में देखा जाए तो परिवारवाद एक संक्रामक रोग बन गया है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। चाहे राजा का बेटा अनपढ़ हो, कुपढ़ हो, अशिक्षित हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा दिमाग में बैठा हुआ है कि राजा का बेटा है तो वो अच्छा ही होगा, भले उसके ऊपर कितनों ही दुर्गुण हो, अवगुण हो, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं हो, नीतियां नहीं जानता हो, पॉलिसी नहीं जानता हो, किसी भी प्रकार की क्षमता ना हो, फिर भी राजा का बेटा है तो राजा अच्छा ही होगा। ये मेंटलिटी को त्यागना पड़ेगा, परिवारवाद से ऊपर उठना पड़ेगा और एक अच्छा समझदार नेतृत्वकर्ता, कर्मठ, शिक्षित जो युवा पीढ़ी है, जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, उनको आगे लाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को चुनकर सदन में भेजना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, आपको वहां भेजना पड़ेगा, तभी हमें परिवर्तन हो पाए। और भेजने के लिए आपको इस चीज से, इस मेंटलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा। जात के कि हमारे जात के है, इस मेंटलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे धर्म का है, इस मेंटलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा। ढकोसला जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े हुए, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। परिवारवाद से ऊपर उठना पड़ेगा कि ये उस परिवार का है, राजशाही परिवार का है तो अच्छा ही होगा, इस मेंटलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा। उसके बाद जो चुनाव में, जो निर्वाचन आयोग ने जो नारा दिया है कि इस बार का चुनाव फेयर होना चाहिए, ना पैसा में, ना दारू में, ना मुर्गा में, ना पेट्रोल में, ना खस्सी में नहीं वोट करना पड़ेगा। उस चुनाव आयोग के उस स्लोगन को भी अमल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पार्टियां या कोई भी नेता अगर चुनाव का अपने हिस्से का, अगर 5 करोड़ का उसका सैलरी होता है 5 साल का, अगर वो 5 करोड़ से लगा के वो 100 करोड़ रुपया खर्च करता है तो 100 करोड़ कहीं ना कहीं वो जनता से ही निकालेगा। कहीं ना कहीं वो जो योजना रहेगा, जो टेंडर रहेगा, उसी से वो निकालेगा, उसी से वो परसेंटेज काटेगा। इसलिए इन सब चीज की भावना, आप वोट जिसको करना है कीजिए, हम नहीं कह रहे कि वोट किसको करना है, हम ये भी नहीं बता रहे, पर इन चीजों पर सुधार करना पड़ेगा, इन चीजों पर जनता को जागनी पड़ेगी। और नहीं तो कोई मसीहा आपको बचाने वाला आने वाला नहीं है। सोचिएगा कि कोई मसीहा आएगा और हमें बचा के ले जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है,
ऐसा कतई नहीं होने वाला है। आपके वोट से ही परिवर्तन आएगा। आप जितना निष्पक्ष और फेयर तरीके से, पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से वोट करेंगे, उतना ही आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, वो आने वाला पीढ़ी सुधरेगा। नहीं तो नेता वही आपको जानबूझकर इन नेताओं के द्वारा जो आपके मेन मुद्दे हैं उनको गायब कर दिया जाता है और आपको एक ऐसे चीजों में उलझा दिया जाता है जिसका कोई औचित्य ही नहीं होता, जिसका कोई आधार ही नहीं होता है। आपको पता है, उन लोगों ने आपकी मेंटेलिटी को पढ़ लिया है कि आप क्या चाहते हैं। वही मेंटेलिटी का कार्ड आपके पे खेला जाता है। आप वही चाहते हैं, आपको वही मेंटेलिटी दिखाया जाता है, वही मेंटेलिटी का कार्ड आपके अंदर खेला जाता है। क्रोनोलॉजी को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए, मनोवैज्ञानिक को समझिए कि वो लोग आपके दिमाग से खेल रहे हैं और उसमें आप फंस भी जा रहे हैं। ये बातें हर तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए, ये मैसेज को जन जन तक पहुंचाइए, इस सूचना को जन जन तक पहुंचाइए। बाकी और चीज़ों पर मैं रिसर्च करके लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।